गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से न्यू किंग्स आए और उन्होंने अपना कहाँ कहाँ पे किंगडम उन्होंने अपना बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो, मैनी न्यू डिनेस्टीज़ एमर्ज आफ्टर दी 7th सेंचुरी। सबसे पहले डिनेस्टी कब आनी शुरू हुई? ये देखो 7th सेंचुरी के बाद ही जो है कोई भी डिनेस्टी आना शुरू हुई। मेजर किंगडम जो है वो 7th और 12th सेंचुरी के बीच में ही आए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं देखो इसमें बताए हुए हैं। गुर्जारा, प्रातिहारस, राष्ट्रकूटास, पालस, चोलास, चाहमन्स या चौहान्स, ये सारे इसमें दिए हैं। आपको डायरेक्शंस भी पता होनी चाहिए कौन सी, ये हमारी नॉर्थ है, ये हमारी साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये नहीं, हाँ ये हमारा वेस्ट है। तो ये देखो यहाँ पे आपको मैप भी मैं ड्रॉ करना बताऊँगी अगर आप मुझसे जुड़े रहोगे डेली। ये नॉर्थ लिखा है मैंने, ओके। तो आप सबको बटरफ्लाई बनानी आती है तो आपने मैप ड्रॉ करना भी ऐसे ही मेरे साथ सीखना है। ये लद्दाख है, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर है, ऐसे यहाँ पे ये आ गया HP, ये यहाँ पे पंजाब। आपने ये मैंने दो तीन स्टेट्स वो करवाई हैं वो ड्रॉ करनी सीखनी है। UT है ये जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख जो है वो UT है। UT वो होती है जहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट का रूल होता है, लेकिन जो हमारे स्टेट्स होते हैं जैसे पंजाब, HP, हरियाणा, ये सारे हैं, ये स्टेट्स हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर का चलता है रूल। तो इसमें यहाँ पे यही दिया हुआ है कि कौन कौन से उस टाइम किंगडम्स आए हैं और कौन कौन से किंग्स आए हैं, ये तो देख लेना, ये पेपर में आता है। यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है यहाँ, ये किसका किंगडम था? तो ये चाहमन्स का था, ये इंद्रप्रस्थ में, और गुर्जारा प्रतिहारास का यहाँ पे था, ये देख लो। और ये यहाँ पे मुंबई और कर्नाटका में राष्ट्रकूटास थे, और नीचे यहाँ पे ये केरला है हमारा, केरला में चरस थे। ये हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कुछ में चोलास और पांड्यास थे। और यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में कलिंगा थे, ये देख लेना। और यहाँ पे ये ईस्ट में जो थे वो पालस थे। ये कई बार जो है वो पेपर में आता है कि कौन कौन सी डिनेस्टी है वो कहाँ कहाँ थी, और ये मैप में भी आता है ड्रॉ करने को कि बताओ कि कौन सी डिनेस्टी कहाँ कहाँ पे थी। दी एमर्जेंस ऑफ न्यू डिनेस्टी, उस टाइम पे कौन कौन सी डिनेस्टी एमर्ज हुई। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वरियर्स चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स। तो 7th सेंचुरी में बहुत सारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे और वरियर्स थे। जो वरियर्स पता है आपको, जो लड़ाई लड़ते हैं, वो उस डिफरेंट रीजन्स में सब कॉन्टिनेंट्स में आए हैं। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और समंथ। तो ये क्या है, जो वहाँ के राजा थे, जो भी जहाँ पे कोई भी जो ये डिनेस्टी एमर्ज हुई, वहाँ के जो भी राजा थे, वो जो ये सामंत थे, उनको क्या करते, सोचते थे कि ये हमारे नौकर है, ये हमारे अंडर ही हैं, अगर हम इनको जो भी कहेंगे वो हमारा कहना मानेंगे। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। ये जो किंग्स थे वो सोचते थे कि जो ये सामंत लोग हैं, ये हमसे मिलने आते रहे, जब भी हम चाहे वो हमसे मिलने आते रहे, और अपने किंग को और जो वहाँ के जो ओवरलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, उनको वो जब भी आए तो हमेशा गिफ्ट लेकर आए और उनकी ही चले वो। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। और जब वो चाहे वो उनसे मिलने आते रहे, और उनको जब चाहे वो उनसे मिलिट्री की सपोर्ट मांगे तो उसी टाइम वो उनको दे भी दे। राजा जो थे वहाँ पे वो ऐसा सोचते थे। एज सामंत्स गेन्ड पावर एंड वेल्थ, जैसे ही सामंत जो थे उनको पावर और पैसा मिलने लगा, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंत। जैसे ही उनको पैसा मिलने लगा तो उन्होंने अपने आप को क्या बताना शुरू कर दिया कि अब हम जो है वो महासामंत बन गए हैं।
महामंडलेश्वर द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन। मतलब इसका मतलब क्या था कि वहाँ के जो एरिया के वो सबसे बड़े जो हैं वो बन गए हैं, अब इनके अंडर ही हैं जो वो सारे लोग होंगे, ऐसे कि वो सबको बताते थे। समटाइम्स दे एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। कई बार तो वो अपने जो उनके शासक थे उनको कहते थे कि अब तो हम जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हमारे ऊपर किसी का भी रूल नहीं है। ये लोग कहते थे सामंत, जब वो महासामंत बन जाते थे, मतलब वो अपनी तरफ से कहते थे कि अब तो हम महासामंत बन गए हैं, अब हम जो है वो फ्री है, अब राजा का और या जो वॉरियर्स है उनका हम पे अब कोई हुक्म नहीं चलेगा, ठीक है। वन सच इंस्टांस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन डिकेन। शुरू में तो जो राष्ट्रकूटास थे वो डिकेन में रहते थे। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू दी चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। शुरू में तो क्या हुआ कि जो चालुक्य थे वो उनके अंडर आ गए, उनके मतलब उनके अधीन हो गए वो कर्नाटका में। इन दी मिड 8th सेंचुरी, और 8th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ, दंत्य दुर्ग और राष्ट्रकूटास चीफ overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called हरियाणा गर्भ, लिटरली द गोल्ड वॉर्म। तो ये जो दंती दुर्ग है वो राष्ट्रकूटा के चीफ थे, उन्होंने क्या किया, उनको हरा दिया, और मतलब जो ये चालुक्य थे उनको हरा दिया और उनके ऊपर कब्जा कर लिया। और उन्होंने खुद को क्या किया कि उन्होंने कहा कि अब हम ही किंग हैं, उन्होंने अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने इसके लिए क्या किया, एक ये जो रिचुअल की उन्होंने, उसमें उन्होंने पंडित की जो हेल्प ली। When this ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth। तो इस जो ये इन्होंने रिचुअल की, इसका नाम था गोल्डन वॉम्ब या फिर हरियाणा गर्भ। तो इस रिचुअल में उन्होंने क्या बताया, इसमें ब्राह्मण ने उनकी हेल्प की और उन्होंने प्रचार कर दिया कि जो भी मतलब क्षेत्रीय नहीं है, अगर वो इस रिचुअल को करते हैं तो वो भी क्षेत्रीय बन जाएगी, चाहे वो इंसान या कोई भी जो है वो, अगर वो बाय बर्थ वो क्षेत्रीय नहीं है, लेकिन अगर वो इस रिचुअल को करता है तो वो भी क्या है, क्षेत्रीय बन जाएगा। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट द किंगडम्स। और कुछ केसेस में तो क्या हुआ, जो मैन थे, कहाँ जो मतलब एंटरप्राइजिंग, जिनका कोई अपना बिजनेस था, उस फैमिली के जो मैन थे उन्होंने अपनी मिलिट्री का यूज़ करके उन किंगडम पे मतलब अपना किंगडम बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। फॉर इंस्टांस द कडम्बा, ये मयूर शर्मन एंड गुर्जारा प्रतिहारा हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively। अब ये जो आप ये नाम पढ़ रहे हो, कटम्बा, मयूर शर्मन, गुर्जारा प्रतिहारा, ये सारे ब्राह्मण फैमिली से आते थे। इन्होंने क्या किया, अपने ट्रेडिशन को छोड़ दिया, मतलब पंडित का काम करना इन्होंने छोड़ दिया। अब उन्होंने दूसरा प्रोफेशन चूज़ कर लिया। क्या चूज़ किया कि हम भी अब क्षेत्रीय बन जाएंगे। उन्होंने ये जो हरियाणा गर्भ, ये जो था ये रिचुअल थी, उन्होंने ये करी, मतलब वैसी उन्होंने अपने मन में मान लिया था ये सबको कि ऐसा होगा। तो उन्होंने इस रिचुअल को करके अब अपनी जो ये ब्राह्मण का कार्य था, जो भी पंडित का कार्य होता है, काम होता है, वो उन्होंने उसको छोड़ के अब उन्होंने दूसरा काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम क्षत्रिय हैं, अब हम क्षत्रिय बनेंगे, अब हम भी लड़ाई करेंगे। और उन्होंने ऐसे करते हुए क्या किया, इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने अपने किंगडम कर्नाटका एंड राजस्थान में। एडमिनिस्ट्रेशंस इन दी किंगडम्स, मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स adopted high sounding titles such as महाराजा, अधिराजा, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवन, चक्र
वर्तिन लॉर्ड ऑफ 3 वर्ड्स एंड सो ऑन। ऐसे क्या अब जो थे न्यू जो किंग है वो आना मतलब बन गए अब, और उन्होंने अपने को टाइटल देना शुरू कर दिया कि अब हम तो महाराजा अधिराजा हैं, है ना। और ये त्रिभुवन चक्रवर्ती जो भी इन्होंने ये नाम दिए अपने को, उन्होंने टाइटल देना शुरू कर दिया। लेकिन हमारा जो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इसको बैन कर दिया है। मतलब ये अब कोई भी जो लोग है वो अपने को ऐसे टाइटल नहीं दे सकता है, राजा महाराजा, ये अब हम नहीं दे सकते हैं। They often shared power with their samantas as well as with association of peasants। और जो उनकी पावर थी उन्होंने उसको कहाँ किसके साथ शेयर किया, जो अब ये सामंत थे और उनकी जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनकी एसोसिएशंस थी, उनके साथ में उन्होंने अपनी पावर्स को शेयर करना शुरू कर दिया। और जो ट्रेडर्स थे, ये ब्राह्मण्स थे, इन्होंने आपस में ही अब एक मतलब बना लिया। In each of these states, resources were obtained from the producer, that is, peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced। अब कुछ स्टेट में तो क्या होने लगा कि जो ये रिसोर्स थे जो प्रोड्यूस करते थे कुछ भी, जैसे पीजेंट्स थे, कैटल को पालने वाले लोग थे, या जो कोई आर्ट एंड कुछ भी करते थे, आर्ट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें करते थे, उन्होंने क्या किया, अब सरेंडर करना शुरू कर दिया कि अब हम ये प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने बताना शुरू कर दिया। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड। अब जो ये किंग वगैरह थे उन्होंने क्या किया, जो ये पीजेंट्स थे, जो ये सारे ये लोग थे, इनको कहा कि जो तुम्हारी लैंड है अब तुम्हें उसी लैंड पे जो है रेवेन्यू देना पड़ेगा। और जो ये ट्रेडर्स थे, रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और जो रेवेन्यू ट्रेडर से भी कलेक्ट किया जाता था और पीजेंट से भी कलेक्ट किया जाता था। 400 टैक्सेस, ये देख लेते हैं कि ये क्या है। 400 टैक्सेस, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर्स टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। जो हमारी इंस्क्रिप्शंस है उसमें बताया है कि जो चोला थे उन्होंने रूल किया तमिलनाडु में। हमने पढ़ा था ना कि चोलास जो है वो तमिलनाडु में उन्होंने अपनी डिनेस्टी को बनाया था। तो जो चोलास थे उन्होंने क्या किया, 400 टर्म्स पे जो है उन्होंने मतलब इतने टाइप्स के टैक्स लगाए उन्होंने। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मैंशनड टैक्स इज़ वेती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है कई बार। टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर एंड कदमी और लैंड रेवेन्यू। तो जो ये थे चोला थे उन्होंने तमिलनाडु में कौन से टैक्स लगाए, उसको कहते थे वेती एंड कदम्मई। वेती में क्या होता था, इसमें ये कहते थे कि हम कैश नहीं लेंगे, अगर जैसे मान लो किसी के ऊपर टैक्स लगा दिया तो अब वो कैश नहीं देगा, अब उसको कैश की बदले उसका लेबर का काम करना पड़ेगा। जैसे कुछ भी वो कह सकते हैं कि तुम मेरा ये काम कर दो, तो वो अब कैश के बदल वो उसका काम ये करता था। और जो कदम्मई और जो लैंड रेवेन्यू था, इसमें तो उनको लैंड रेवेन्यू ही देना पड़ता था। There were also taxes on thatching the house, the use of ladder to climb palm tree, a cess on succession to family property। और जो ये दूसरे टैक्स थे, ये टचिंग दी हाउसेस, उनके हाउस को ये मतलब कब्जा कर लेते थे। और जो यूज़ ऑफ लेडर टू क्लाइम पाल्म ट्री, जो पाल्म की ट्री को चढ़ने के लिए जो लेडर थी, और सेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, ऐसे इनके ऊपर भी ये जो थे वो टैक्स लगा देते थे। देखो क्या कैसे कैसे टैक्स लगाए हुए थे। अगर कोई चढ़ता है कि ऊपर चढ़ता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाएगा, और ऐसे ही उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी पे भी कोई ना कोई टैक्स वो लगा देते थे। आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे, क्या आज के टाइम में ऐसे कोई टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट होते हैं? तो आज के टाइम में ऐसे कोई भी टैक्स जो है वो नहीं होते हैं। ये जो क्वेश्चन है 400 टैक्स, ये आ सकता है कि किसने लगाया था, चोलास ने लगाया था। और इसमें वेती और जो कदम्मई था ये इम्पोर्टेंट थे, ये मतलब ये बहुत ज़्यादा उस टाइम फेमस हुए थे जो ये 2 टैक्स थे। दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट।
अब जो कोई भी रिसोर्स थे वहाँ उस टाइम के, वो किस लिए यूज़ करते थे कि ताकि जो किंग है वो अपना किंगडम बना सके, उसका जो वहाँ की फाइनेंस थी, जो जो भी वहाँ का पैसा वो यूज़ करते थे रिसोर्स से, वो अपने किंग्स को इस्टेब्लिश करने के लिए लगाते थे उसको, एज वेल एज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। जो पैसा आता था वो एक तो अपने मतलब किंगडम बनाने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने बड़े मंदिर बनवाए, फोर्ट्स बनाए। दे वर ऑल्सो यूज्ड टू फाइट वॉर्स which were in turns expected to lead to the acquisitions of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade route। और उन्होंने कहाँ यूज़ किया ये, एक तो मंदिर बनाए, फोर्ट्स बनाए, और उन्होंने जो लड़ाइयाँ कहीं भी वो लड़ते थे तो उसके लिए भी उन्होंने पैसा यूज़ किया, और कहीं भी उन्होंने वेल्थ अपनी ऐसी लगाई जहाँ पे उन्होंने किसी एरिया को अपने कब्जे में लाना होता था, या किसी लैंड को, या और उन्होंने कहीं भी ट्रेड रूट बनाया किसी भी लैंड पे तो वो उस पर अपना ही एक्विजिशन बताते थे कि ये हमारा ही है। द फंक्शनरी फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़। तो अब जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करती थी ये लोग वो थे जिनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जिन फैमिलीज़ का, वही लेते थे। उन्हीं को मतलब एक टाइप से उनको जॉब दी हुई थी कि तुम लोग ही जो है टैक्स कलेक्ट करोगे। एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडेटरी, और ये पोजीशन जो थी वो मतलब हेरिडेटरी थी। जैसे किसी फैमिली में कोई पर्सन है, अब वो बीमार है या उसकी एज होगी तो उसका जो बेटा है या उसकी फैमिली में कोई मेंबर है तो वही रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ना कि कोई और, मतलब किसी और फैमिली को वो पोजीशन नहीं दी जाएगी। हेरिडेटरी ये होता है। दिस वॉज ट्रू अबाउट द army as well is this was true about army as well. In many cases close relatives of the kings held these position। कई बार तो ये आर्मी को भी दी जाती थी पोजीशन, आर्मी में जो लोग थे, और कई जो उनके बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते थे किंग्स के, उनको भी ये पोजीशन दी जाती थी। फिर है प्रास्टीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रास्टीज कंटेन्स डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। इनके बारे में जो भी डिटेल मिली है वो लिटरली मतलब पूरी तरह से ट्रू नहीं है, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज वैलिएंट विक्ट्रियस वॉरियर्स। फॉर एग्जाम्पल these were composed by learned brahmins who occasionally helped in the administrations। तो ये लोग कौन थे, ये रूल इनका काम था कि ये क्या करते थे, बताते थे कि कैसे उन्होंने रूल किया, और उन्होंने अपनी जो पिक्चर बनवा देते थे वो कहीं भी, जैसे जहाँ पे वो रूल करते थे, मतलब बताते थे, पिक्चर में बताते थे कि हमने यहाँ पे जीत पाई है, या हमने इस एरिया को कॉन्कर करके जीत लिया है। ठीक है, तो ये इसमें ब्राह्मण भी उनकी हेल्प करते थे। दी अचीवमेंट्स ऑफ नागभत्ता, नागभत्ता भी कह सकते हैं। मैनी रूलर्स डिस्क्राइब्स देयर अचीवमेंट्स इन प्रास्टीज यू अबाउट, ये तो ऐसे ही है। वन प्रास्टीज written in संस्कृत and found in ग्वालियर मध्य प्रदेश describes the exploits of नागाभत्ता a प्रतिहारा किंग। तो ये क्या थे, प्राष्टी जो है वो संस्कृत में लिखी हुई है, और उसमें ये कहाँ मिल सकती है, ग्वालियर में मध्य प्रदेश में। और उसमें क्या बताया हुआ है कि जो ये प्राष्टी से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया नागभत्ता को, नागभत्ता के किंग को। जो नागभत्ता थे वो प्रतिहारा के किंग थे, उनको ये प्राष्टी लोगों ने कैसे कैसे एक्सप्लॉइट किया, कैसे कैसे उनको परेशान किया है ना, ये उन्होंने इसमें बताया है। द किंग ऑफ आंध्रा सेंधवा सिंध, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंगा, पार्ट ऑफ उड़ीसा, ये सारे जो है वो ही वॉज अ प्रिंस। ठीक है, ये प्रिंस है सारे। ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चक्रायुद्ध द रूलर ऑफ कन्नौज। तो उन्होंने ये बताया है कि कहाँ कहाँ किस किस ने क्या क्या जीता। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांटेड ग्रांट्स ऑफ लैंड। जो भी
जब ये किंग कोई जीतते थे तो ये ब्राह्मण लोग क्या करते थे, उनको गिफ्ट के तौर पे कोई लैंड दे देते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। तो ये रिकॉर्ड कर देते थे, ये देखो नीचे दिखाया हुआ ना, कॉपर प्लेट है ये, इस पे लिख देते थे कि कौन से किंग को कहाँ का जो ये है वो मिला है, नहीं सॉरी, किंग्स ब्राह्मण को करते थे रिवॉर्ड, और उनके ना उस पर ये कॉपर के उस पर लिख देते थे कि ये एरिया जो है या ये जगह जो है, ये छोटा सा जो भी है, ये इस ब्राह्मण को मिल गया है। और ये जो कॉपर की जो ये प्लेट्स होती थी, ये प्रूफ होता था उस टाइम। दिस इज़ अ, यहाँ लिखा हुआ देखो, दिस इज़ अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th सेंचुरी का है ये, रिटन partially in Sanskrit and partially in Tamil. The ring holding the place together is secured with the royal seal to indicate that is an authentic document. उस टाइप की ये देखो डॉक्यूमेंट थे, ठीक है, उस टाइम का ये डॉक्यूमेंट था, ये सील लगा देते थे कि ताकि एक प्रूफ रहे। और ये सारी लैंग्वेज जो है वो संस्कृत और तमिलनाडु में ही लिखी गई थी। ये देख लेना, व्हाट वाज द गिवन द लैंड, ये गिवन लैंड किस किस को क्या है ये। अनयूजुअल फॉर द 12th century was a long संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। तो 12th century में लंबी लंबी पोएम लिखी जाती थी किंग्स के ऊपर, ठीक है, और वो संस्कृत में ही होती थी जिन्होंने कश्मीर पर रूल किया। इट वॉज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हाना। आ सकता है कि किसने लिखी थी, ये जो ऑथर थे कल्हाना, उन्होंने ये लिखी थी।